सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन ए को कंप्लीट करने वाले हैं 2024 के पेपर को। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन सी और सेक्शन डी को रैप अप किया था। आज हम लोग ये पूरा पेपर का डिस्कशन जो है वो रैप अप कर देंगे एंड फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग 2023 पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बिना किसी देरी के इस पर्टिकुलर सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट इज, अच्छा, इस सेक्शन में आपको तीन क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, 5 मार्क्स ईच। दैट मीन्स ये सेक्शन 15 मार्क्स का है एंड हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको देखने मिल रही है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 में आपको देखने को मिल रही है एंड क्वेश्चन 33 में भी आपको देखने को मिल रही है। आप समझ पा रहे हो, 15 मार्क्स का सेक्शन है एंड पूरे 15 के 15 मार्क्स से सेक्शन में आपको इंटरनल चॉइस देखने मिल रही है। ठीक है, सो आप आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं आपने। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन, पार्ट ए, एंड उसका फर्स्ट पार्ट इज नेम एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स बट लॉस्ट इन कैंसर सेल्स। ओके, ऑल, फिर सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है ऑल नॉर्मल ह्यूमन सेल्स हैव जीन्स दैट मे बिकम कैंसरस अंडर सर्टेन कंडीशंस, नेम देम एंड एक्सप्लेन हाउ। यानी कि नॉर्मल ह्यूमन सेल्स के अंदर, सभी नॉर्मल ह्यूमन सेल्स के अंदर वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या बन सकते हैं, कैंसरस बन सकते हैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर। आपको उनके नाम बताने हैं एंड एक्सप्लेन करना है कि वो कैंसरस सेल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, एंड थर्ड आपसे पूछा स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग टेक्निक्स इन डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। यानी कि बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी का क्या रोल है इन डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, एंड एमआरआई, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका क्या रोल है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो अब सबसे पहले अगर बात की जाए प्रॉपर्टी की, सो व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वो प्रॉपर्टी होती है दैट इज प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स, बट ये कैंसरस सेल्स के अंदर क्या होती है बेसिकली, जो है नहीं प्रेजेंट होती। एंड ये होता किस तरीके से है, ठीक है, यही आपसे पूछा है। ठीक है, आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना है प्रॉपर्टी को। सो क्या होता है बेसिकली, when normal cells they come in contact with other cells it inhibits their uncontrolled growth। ठीक है, यानी कि जब नॉर्मल सेल्स जो है, ठीक है, जब नॉर्मल सेल्स दूसरे सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हो जाता है बेसिकली, जो उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है वो वहां पर इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, उसको हम लोग कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। अब ये प्रॉपर्टी कैंसरस सेल्स के अंदर जो होती है, ठीक है, जो कैंसरस सेल्स होते हैं दे हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इसीलिए क्या होता है वहां पर कंटिन्यूअस डिवीजन देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा होता है, कंटिन्यूअस डिवीजन देखने को मिल रहा होता है। कहाँ पे देखने को मिल रहा होता है, इन कैंसरस सेल्स। ओ माय गॉड, मेरी राइटिंग बीच में इतनी गंदी कैसे हो जाती है। कंटिन्यूअस डिवीजन देखने मिल रहा होता है कैंसरस सेल्स के अंदर। चलो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो गया। इट वाज फॉर 1.5 मार्क्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी नॉर्मल ह्यूमन जीन्स के नॉर्मल ह्यूमन सेल्स के अंदर वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं दैट कैन बिकम कैंसरस। ठीक है, वो कौन से जीन्स होते हैं, देज आर ऑन्कोजीन्स। ठीक है, सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स। अब ये क्या होती हैं बेसिकली, दे आर एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। ठीक है, यानी कि अगर ये सेल्स या ये जीन्स, ठीक है, ये जीन्स पर्टिकुलरली अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर अगर एक्टिवेट हो गए तो वहां पर क्या हो जाता है बेसिकली, इनका ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इनका क्या हो जाता है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो तब क्या हो जाता है बेसिकली, दैट कैन बिकम कैंसरस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपसे 1 मार्क्स में पूछा हुआ था तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। नेक्स्ट इज आपको दो टेक्निक्स का डिटेक्शन और डायग्नोसिस में रोल बताना है। फर्स्ट इज बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। अब क्या होता है इसमें, अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू इज कट इनटू थिन सेक्शंस एंड स्टेन्ड। ठीक है, देन इट इज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप बाय पैथोलॉजिस्ट फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट्स। ठीक है, यानी कि बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी में क्या किया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी होता क्या है बेसिकली, इट इज रिलेटेड टू टिश्यू। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, जो सस्पेक्टेड टिश्यू होता है, ठीक है, यानी कि जो डॉक्टर है,
ठीक है, उनको जो सस्पेक्टेड टिश्यू लग रहा है या उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर जो टिश्यू लग रहा है, ठीक है, वहां पे क्या होता है बेसिकली, वो सस्पेक्टेड टिश्यू को लिया जाएगा, इट इज कट इनटू वेरी वेरी थिन सेक्शंस, ठीक है, एंड उसके बाद में उसको स्टेन किया जाएगा, ठीक। जब उसको स्टेन किया जाएगा उसके बाद में उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जाता है, एंड क्या स्टडी करते हैं पैथोलॉजिस्ट उसमें, इंक्रीज्ड सेल काउंट स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर सेल काउंट इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स वहां पर क्या होता है, कैंसर डिटेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली बायोप्सी या फिर हिस्टोपैथोलॉजी क्या करता है, कैंसर का डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है। अब एमआरआई जो होता है ना, इट डिटेक्ट्स कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए एमआरआई इज हेल्पफुल। इट यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, नाम के अंदर ही है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। एंड इट यूजेस नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है, नॉन आयनाइजिंग का मतलब क्या है, विच डू नॉट आयोनाइज, ठीक है, विच डू नॉट आयोनाइज, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं बेसिकली, रेडिएशंस की हेल्प से, कौन सी रेडिएशंस, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं इन द लिविंग टिश्यू। ओके, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। दिस वॉज फॉर 1.5 मार्क्स प्लस वन, दैट मीन्स 2.5 मार्क्स, ठीक है। चल, नेक्स्ट देखते हैं, इसका ही पार्ट देखते हैं, ठीक है, यानी कि इसका जो ऑप्शन में आपसे पूछा उसको देखते हैं। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सीवेज आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एज वेल एज इन टाउन। अच्छा, आप एक चीज ना हमेशा नोटिस करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर जो ऑप्शंस दिए होते हैं ना वो इस तरीके से दिया होता है। ये वाला जो क्वेश्चन था, इट वाज फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है। अब ऑप्शन में अगर इसका दिया होगा ना तो सेम यूनिट से दिया होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन में इसमें से कौन सा मिलेगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मिलेगा, ठीक है, यही वाला मिल रहा है। ये आपको हर, अगर 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है ना उसमें भी आपको यही देखने मिल रहा होता है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन देखते हैं। Large quantities of sewage are generated every day in cities as well as in town and are treated in STPs. STPs क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, टू मेक देम लेस पॉल्यूटिंग, ठीक है, ये हमको पता है। गिवन बिलो इज द फ्लो चार्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ एसटीपी, ओके। आपको ये फ्लो चार्ट को स्टडी करना है एंड आपको ये क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज प्राइमरी इफ्लुएंट पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स, उसके बाद में इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक्स टू फॉर्म सेडिमेंट, ठीक है। अब पूछा हुआ आपसे, व्हाई इज प्राइमरी इफ्लुएंट पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स, आपको ये बताना है, दिस इज ऑफ 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेडिमेंट फॉर्म्ड रेफर्ड टू एज, ठीक है, यानी कि वो जो सेडिमेंट फॉर्म होता है उसको क्या बोला जाता है। हमने इतनी डिटेल में किया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में, उसकी वीडियोस आप लोग जाके देख सकते हैं। मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है, आपको क्या बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है। एक्सप्लेन द फाइनल स्टेप इन द सेटलिंग टैंक बिफोर द ट्रीटेड इफ्लुएंट इज रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज, ठीक है, यानी कि सेटलिंग टैंक के अंदर क्या फाइनल स्टेप होता है, ठीक है, जस्ट बिफोर, जब ट्रीटेड इफ्लुएंट वाटर बॉडीज में जाता है, ठीक है, वो आपको बताना है। दिस इज ऑल्सो फॉर 1 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड पॉइंट है, नेम एनी टू ऑर्गेनिजम्स कॉमनली यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट किंगडम्स, ठीक है। राइट हाउ वन ईच वन एक्ट एज अ बायोफर्टिलाइजर, ठीक है, यानी कि आपको बेसिकली 2 ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने हैं जो एज अ बायोफर्टिलाइजर यूज होते हैं, एंड आपको ये भी बताना है, ठीक, कि वो किस तरीके से एज अ बायोफर्टिलाइजर एक्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखें इसको। अब सबसे पहले अगर बात की जाए एरेशन टैंक्स के अंदर प्राइमरी फ्लुएंट को क्यों पास किया जाता है, वाई, बिकॉज एरेशन टैंक का मतलब क्या है, वहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर वहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है दैट मीन्स वहां पर एरोबिक माइक्रोब्स, ठीक है, वहां पर क्या होगा बेसिकली, एरोबिक माइक्रोब्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है, देयर विल बी ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स एंड फंजाई, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फ्लॉक्स बोला जाता है, ठीक है, जो मैश लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना वो फ्लॉक्स बोला जाता है। तो क्या करेंगे बेसिकली वहां पर, जो ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको वहां पर कंज्यूम करेंगे, एंड वहां पर जो बीओडी होगा वो हो जाएगा रिड्यूस, ठीक है, वहां पर बीओडी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से वहां पर क्या होता है बेसिकली, प्राइमरी
इफ्लुएंट जो है वो इसलिए लार्ज एडिशन टैंक्स के अंदर पास ऑन होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज दैट सेडिमेंट फॉर्म। ठीक है, अब वो जो सेडिमेंट फॉर्म होता है उसको क्या बोला जाता है एंड आपको उसका सिग्निफिकेंस बताना है। सो दैट सेडिमेंट इज एक्टिवेटेड स्लज एंड इसको क्या किया जाता है बेसिकली, इट इज यूज्ड एज इनोक्यूलम इन लार्ज एडिशन टैंक्स। ठीक है, लार्ज एडिशन टैंक्स के अंदर इसको एज एन इनोक्यूलम वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बात। दिस वाज आल्सो फॉर 1 मार्क्स, इतना आप लिखेंगे आपको वहां पर मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपने सिर्फ एक्टिवेटेड स्लज ही सिर्फ नहीं लिखना, आप और क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो द सेडिमेंट फॉर्म्ड इज रेफर टू एज एक्टिवेटेड स्लज। फिर आप नीचे क्या लिख सकते हो, सिग्निफिकेंस, एंड उसके बाद नीचे उसका सिग्निफिकेंस लिख सकते हो। ठीक है, वो थोड़ा और प्रेजेंटेबल बस लगता है। ठीक है, बट टीचर को आपके आंसर से मतलब है, आप कितना भी प्रेजेंटेबल उसको बना लो, अगर आप आंसर ठीक नहीं लिखोगे फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो दोनों चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, अगर आपको आता है फिर आप अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाओ, अगर आपको नहीं आता है तो इतने छोटे क्वेश्चन में आपको गलत आंसर प्रेजेंटेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ट्रीटेड इफ्लुएंट इससे पहले वाटर बॉडीज में पास हो उससे पहले सेटलिंग टाइम के अंदर फाइनल स्टेप क्या होता है, जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स होते हैं ना दे आर अलाउड टू सेडिमेंट। ठीक है, दे आर अलाउड टू सेडिमेंट एंड उसके बाद ही क्या होता है बेसिकली, दैट वाटर, ठीक है, दैट ट्रीटेड इफ्लुएंट इट इज रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट इज, अब आपको बताना था दो ऑर्गेनिज्म विच आर कॉमनली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर बिलोंगिंग टू डिफरेंट किंगडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखा हुआ है कि डिफरेंट किंगडम्स के आपको बताने हैं एंड किस तरीके से बायो फर्टिलाइजर एक्ट करते हैं वो आपको बताना है। फर्स्ट कैन बी राइजोबियम, राइजोबियम इज फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, they live symbiotically in nodes of roots of leguminous plants and they fix atmospheric nitrogen into oxygen organic form and they provide nitrogen to the plant। ठीक है, तो बेसिकली नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, राइजोबियम। तो इस तरीके से इट इज यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर। ग्लोमस जो होता है इट इज फ्रॉम फंजाई। ठीक है, वो क्या होता है बेसिकली, इट बिलोंग्स टू किंगडम फंजाई। ग्लोमस क्या करता है, इट लिव्स इन symbiotic association with the roots of higher plants and absorb phosphorus from soil and passes it into plants। ठीक है, यानी कि प्लांट्स के अंदर फॉस्फोरस को पास ऑन करने का काम कौन करता है, दैट इज डन बाय ग्लूमस। ठीक है, इट बिलोंग्स टू किंगडम फंजाई। अब अगर बात की जाए साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, दीज आर ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इनके एग्जाम्पल कौन कौन हो सकते हैं, एनाविना, नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। अब ये क्या करते हैं, दीज ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड दे इंक्रीज फर्टिलिटी। ठीक है, कहाँ पर यूज होते हैं, दे आर यूज्ड इन पैडी फील्ड्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेक्शन ई। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे भी आपको देखो दो देखने मिल रहे हैं। First is many patterns of inheritance deviate considerably from the pattern of inheritance as explained by Mendel. Okay, list any four such inheritance pattern and explain any three with the help of example, one example each। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, देखो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से, वहीं से पूछा हुआ है। तो ऑप्शन में भी सेम यूनिट से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, वहीं से पूछा हुआ है। क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। सो क्या होता है, बहुत सारे जो इनहेरिटेंस पैटर्न होते हैं ना दे डेविएट फ्रॉम मेंडल्स लॉस। ठीक है, जो मेंडल्स ने लॉ दिए थे ना उनसे वो पैटर्न्स डेविएट करते हैं। तो आपको चार ऐसे इनहेरिटेंस पैटर्न्स के नाम बताने हैं एंड किन्हीं तीन का आपको क्या बताना है बेसिकली, उनका वो बताना है आपको। ठीक है, उनको एक्सप्लेन करना है आपने विद एग्जाम्पल। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल भी आपने देना है। ठीक है, दिस इज फॉर 5 मार्क्स। अब आप पहला पॉइंट जैसे ही लिख दोगे, यानी कि आपने 4 इनहेरिटेंस पैटर्न बता दिया, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आप तीन को एक्सप्लेन करेंगे देन यूल बी गेटिंग 3 मार्क्स। ठीक है, चलो। फर्स्ट कैन बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ये हमने देखा था। को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिस्ट किए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी 4 वहां पर मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी पांचों किए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको देख सकते हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ही छोटा छोटा दिखाए हुए हैं, बट हम लोग एनसीईआरटी से जाके, या क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, तो आप लोग वहां से थोड़ा और डिटेल में भी लिख सकते हो, बट ईच पॉइंट इज फॉर 1 मार्क्स, तो उस बात का भी आपने ध्यान रखना है।
अब 1 मार्क्स में आपने एग्जाम्पल भी लिखना है उसका, एंड आपने उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो आप बहुत बड़ी कथा मत लिखने बैठना, जितना इंपॉर्टेंट हो आप उतना ही लिखना। ठीक है। फर्स्ट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये कहाँ पर देखने को मिलता है? इट इज सीन इन एंटीराइनम स्पीशीज, जिसको स्नैपड्रैगन भी बोला जाता है, 4 o'clock प्लांट भी बोला जाता है, डॉग फ्लावर भी बोला जाता है, और मिराबलिस चलापा। ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली यहाँ पर, जो F1 हाइब्रिड होता है ना, इट रिजेंबल्स इन बिटवीन टू पेरेंट्स। ठीक है। यानी कि वो ना तो कंप्लीटली फर्स्ट पेरेंट जैसा दिखता है, ना ही कंप्लीटली वो सेकंड पेरेंट जैसा दिखता है। इट इज रिजेंबलिंग इन बिटवीन टू पेरेंट्स। ठीक है। वो दोनों पेरेंट्स का क्या होता है बेसिकली, कुछ कुछ दोनों पेरेंट्स के जैसा कुछ कुछ दिख रहा होता है। ठीक है। इट डज नॉट कंप्लीटली रिजेंबल अ सिंगल पेरेंट। ठीक है। सो दैट इज बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब को डोमिनेंस के अंदर क्या होता है बेसिकली, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, दोनों ही एलील्स क्या कर रहे होते हैं, को डोमिनेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि सेम टाइम पे वो दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, दोनों ही एलील होते हैं ब्लड ग्रुप के अंदर, क्या कर रहे होते हैं, दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। ठीक है। यानी कि अगर आई ए और आई बी प्रेजेंट है तो वहां पर ब्लड ग्रुप ए या बी नहीं बनेगा, ब्लड ग्रुप इज ए बी। ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो ब्लड ग्रुप होता है दैट इज ए बी। ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कोडोमिनेंस का। अब प्लियोट्रॉपी की अगर बात की जाए, प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है बेसिकली, जब एक पर्टिकुलर जीन वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है तो उसको प्लियोट्रॉपी बोला जाता है। ठीक है। अब इसका एग्जांपल बहुत फेमस, दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है। क्या होता है बेसिकली वहां पर, अ सिंगल जीन म्यूटेशन जो होता है, ठीक है, एक जीन के अंदर म्यूटेशन, इट कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है। रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है। यानी कि एक जीन के अंदर म्यूटेशन होने से इतने सारे क्या हो जाते हैं बेसिकली वहां पर कैरेक्टर्स के अंदर चेंजेस देखने मिलते हैं। ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की अगर बात की जाए, प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या था, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा था। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, जब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर बहुत सारे जीन्स से कंट्रोल होता है। ठीक है। पॉलीजेनिक, ठीक है, यानी कि मैनी जीन्स, यानी कि जब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर बहुत सारे जीन से कंट्रोल होगा उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोला जाता है। इसका बहुत फेमस एग्जांपल होता है ह्यूमन स्किन कलर। ठीक है। इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स। ठीक है। ए, बी एंड सी। ठीक है। ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ स्किन इन द इंडिविजुअल। ओके। नेक्स्ट इज लिंकेज। ठीक है। अब लिंकेज के अंदर भी क्या होता है बेसिकली, सम ऑफ द क्लोजली लिंक्ड जीन्स जो होते हैं दे डू नॉट फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड पैटर्न ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जीन फॉर आई कलर एंड बॉडी कलर इन फ्रूट फ्लाई। ठीक है। ये क्या था बेसिकली, यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं देखने मिल रहा था। ठीक है। सो बेसिकली ये जो जीन्स थे, ठीक है, कौन से जीन्स, फॉर आई कलर एंड बॉडी कलर, दे डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, एंड जो रेशो थी इट वाज डिफरेंट फ्रॉम 9:3:3:1, जो असल में मेंडल का गिवन रेशो था उससे वो डेविएट कर रहा था। ठीक है। ओके। सो आप लोग इन्हें इतना कर दिया तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। इनमें से किन्हीं 3 को आपने एक्सप्लेन करना था। अब इसके ऑप्शन में आपको दिया हुआ कंस्ट्रक्ट अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विद अ स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड गिवन बिलो विद प्रॉपर लेबलिंग। ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है, आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाना है। ठीक है। ओके, दिस इज फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट इज व्हेन डज अ कोडिंग स्ट्रैंड बिकम अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड कब एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड भी एक्ट कर सकता है वो आपको बताना, दिस इज फॉर 1 मार्क्स। नेक्स्ट इज व्हाई डज अ डबल हेलिक्स डीएनए मॉलिक्यूल ट्रांसक्राइब इनटू अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, यानी कि एक डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर ही क्यों ट्रांसक्राइब होता है, आपने वो बताना है। दिस इज अगेन फॉर 2 मार्क्स। ठीक है। दिस इज अगेन फॉर 2 मार्क्स। ये करके देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कोडिंग स्टैंड दिया हुआ है, आपने इसका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाना है। ठीक है। तो वो आप किस तरीके से बनाएंगे, आप इसको बहुत ध्यान से देखो। ATGC, TGA, TGCGA। ठीक है। ये आपको दिया हुआ था, ये आपका कोडिंग स्टैंड था। ठीक है। एंड इट वाज, ये कहां से कहां होगा, इट विल बी फ्रॉम 5' टू 3'। ठीक है। इट विल बी फ्रॉम 5' टू 3'।
अब इसका आपने क्या बनाना है, इसका आपने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाना है। तो वो किस तरीके से बनेगा, पहले तो आप लोग क्या करेंगे, 3' to 5' उसको लिखेंगे, ठीक है। एंड टी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, ए, ठीक है। ए का टी, जी का सी, सी का जी। तो यहाँ पर क्या देखने मिलेगा, टी टी ए, जी का सी, सी का जी, टी ए, जी सी, ए टी, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली क्या हो जाएगा, मैं बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, 5' to 3' आपको दिया हुआ है, ए टी जी सी टी जी ए टी जी सी जी ए, मेरे साथ आप लोग बनाओ, ठीक है। अब 3' to 5' इसका क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा टी ए, जी सी, सी जी, टी ए सी, टी, ओके, टी ए, जी सी, सी जी, जी सी ए टी, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, हेयर इज द प्रोमोटर, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन, एंड ये क्या है बेसिकली, आपको टेम्पलेट स्टैंड है ना, टेम्पलेट स्टैंड से ही तो आपका कोडिंग स्टैंड बना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप पूरा बना के दिखाओगे तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेयर विल बी द टर्मिनेटर, ठीक है। हेयर विल बी द टर्मिनेटर, टेम्पलेट स्टैंड के 5' की तरफ टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा, एंड टेम्पलेट स्टैंड के 3' की तरफ प्रमोटर प्रेजेंट होगा। एंड ये क्या है बेसिकली, स्ट्रक्चरल जीन है। एंड ये जो आपने स्ट्रैंड बनाया, दिस इज द टेम्पलेट स्टैंड। जब आप इन दोनों को शो करेंगे, टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड, एंड वहां पर प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन को मेंशन करेंगे, तो ये पूरा वहां पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बन जाएगा, ठीक है। वो वहां पर क्या बन जाएगा, पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बन जाएगा, ठीक है। नाउ अब आपसे पूछा हुआ है कि एक टेम्पलेट स्टैंड, जो कोडिंग स्टैंड होता है वो टेम्पलेट स्टैंड कब बन जाता है, ठीक है। इफ द पोजीशन ऑफ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है। यानी कि क्या कर दिया जाए बेसिकली, अगर प्रमोटर की जगह टर्मिनेटर एंड टर्मिनेटर की जगह प्रमोटर आ जाए, तो जो कोडिंग स्टैंड हो जाता है वो टेम्पलेट स्टैंड बन जाता है, ठीक है। कोडिंग स्टैंड जो होता है वो टेम्पलेट स्टैंड बन जाता है। अब देखो टेम्पलेट स्टैंड में आपको क्या देखने मिल रहा है, 3' एंड की तरफ प्रमोटर देखने को मिल रहा है, 5' एंड की तरफ टर्मिनेटर देखने को मिल रहा है। अगर प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशंस को क्या कर दिया जाए, स्विच कर दिया जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है, या ये जो कोडिंग स्टैंड है बेसिकली, ठीक है, कोडिंग स्टैंड क्या हो जाएगा, वहां पर टेम्पलेट स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब why does a double helix DNA molecule transcribe into single stranded RNA molecule? ओके, अभी इनमें से अगर आपने दो रीजंस लिख दिए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्ट इज, इफ बोथ एक्ट एज अ टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, एंड हेंस वुड फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन। यानी कि अगर दोनों स्ट्रैंड्स एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, दे विल कोड फॉर एन आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। और कौन से आरएनए मॉलिक्यूल के लिए वो कोड करेंगे, विच विल हैव कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस वाले आरएनए मॉलिक्यूल के लिए कोड करेंगे, दैट मीन्स वहां पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। एंड अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बनता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन प्रिवेंट कर देता है, ठीक है। वहां पर ट्रांसक्रिप्शन इफेक्ट होगी, ठीक है। अच्छा, if both strands act as template, they would code for RNA molecules with different sequences. And if they code for protein, they will make different protein. Hence, one segment of DNA would be coding for two different proteins. ठीक है, यानी कि अगर दोनों strands ने एज अ टेम्पलेट एक्ट किया, ठीक है, अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ने एज अ टेम्पलेट एक्ट किया, तो क्या करेंगे बेसिकली, वो डिफरेंट सीक्वेंसेस वाले आरएनए मॉलिक्यूल्स के लिए कोड करेंगे। एंड अगर डिफरेंट सीक्वेंसेस वाले आरएनए मॉलिक्यूल्स के लिए कोड करेंगे, दैट मीन्स वो वहां पर डिफरेंट प्रोटीन्स फॉर्म करेंगे, डिफरेंट प्रोटीन्स वहां पर बनेंगे। यानी कि एक डीएनए सेगमेंट से दो डिफरेंट प्रोटीन्स कोड हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। एंड वहां पर क्या हो जाएगा बेसिकली, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी है वो भी वहां पर इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टू अकर,
only a single stranded RNA molecule is required. ठीक है, so this is also very very important. इसीलिए क्या होता है, एक जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, इट ट्रांसक्राइब्स इनटू अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब हम लोग आज की वीडियो का एंड इस पर्टिकुलर पेपर के लास्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अब इसके भी देखो आपको दो पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म। ठीक है, यानी कि आपको मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट बताना है इन एन एंजियोस्पर्म। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ अ थ्री सेल्ड मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, यानी आपको थ्री सेल्ड मेल गेमेटोफाइट का डायग्राम बनाना है। बोथ क्वेश्चंस आर फॉर 2.5 मार्क्स ईच एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो भी सेम यूनिट में से देखने को मिलेगा। सेम यूनिट के अंदर कौन सा चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी है बट क्वेश्चन इज फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हो सकता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी होता। चलो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आपसे क्या पूछा हुआ, आपको मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट बताना है इन एन एंजियोस्पर्म। क्या होता है बेसिकली, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको एमएमसी भी बोला जाता है, इन स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगोज मियोसिस। ठीक है, यानी कि ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल इन स्पोरोजेनस टिश्यू दे अंडरगो मियोसिस एंड वहां पर माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म होता है। ठीक है, इतना हमको पता है। इसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम भी दिया जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर जो होते हैं दे फॉर्म क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो क्या करेंगे, दे फॉर्म क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स एंड उसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला जाता है। ठीक है, एज द एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट ईच माइक्रोस्पोर अंडरगोज asymmetric division to form a vegetative cell and generative cell। ठीक है, अब जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है उसके बाद में वो जब डिहाइड्रेट होता है तो ईच माइक्रोस्पोर, ठीक है, क्या करेगा बेसिकली, दे अंडरगो एसिमेट्रिक डिवीजन एंड फॉर्म अ वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। ठीक, सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म। को थ्री सेल्ड मेल गेमेटोफाइट का डायग्राम बनाना है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको डायग्राम ऑलरेडी बना के दिखाया हुआ है, ये किसी स्टूडेंट का ही डायग्राम लिया हुआ है। ठीक है, क्या होता है ना सीबीएसई के अंदर ना, जो टॉपर होता है उसकी आंसर शीट जो होती है, ठीक है, जो टॉपर की आंसर शीट होती है ना, वो सीबीएसई डिस्प्ले भी करता है। सो यू कैन इवन सी कि भाई ये टॉपर्स ने कैसे लिखा कि वो टॉपर बना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी लास्ट में अगर मुझे कहीं से मिलती है तो आई विल शो यू। ठीक है, चलो नाउ आउटर मोस्ट लेयर इज एक्साइन। ठीक है, लार्जर वन इज वेजिटेटिव सेल। ठीक है, दिस लेयर इज एंटाइन। ठीक है, एंड हियर आर द मेल गेमेट्स। ठीक है, एंड दिस इज द जर्म पोल। ठीक है, दिस इज द जर्म पोल। ठीक है, तो ये आपने मेल गेमेटोफाइट का यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया। ठीक है, इतना सा डायग्राम बनाने के आपको 2.5 मार्क्स मिल गए थे। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी तक देखो बहुत ही सिंपल सिंपल था, कुछ इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था 5 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। अब एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। ड्रॉ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल। ठीक है, यानी कि आपको ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल का सेक्शनल व्यू बनाना है एंड आपको ये पर्टिकुलर पार्ट्स उसके अंदर लेबल करने हैं। फर्स्ट इज ब्लड वेसल, सेकंड प्राइमरी फॉलिकल, थर्ड टर्शियरी फॉलिकल एंड फोर्थ ओवम। ओके, दिस इज फॉर 2 मार्क्स। नाउ एट विच स्टेज ऑफ लाइफ आर प्राइमरी फॉलिकल्स फॉर्म्ड इन अ ह्यूमन फीमेल। ठीक है, यानी कि किस स्टेज के ऊपर, ठीक है, जिंदगी के किस स्टेज के ऊपर, लाइफ की किस स्टेज के ऊपर प्राइमरी फॉलिकल्स दे आर फॉर्म्ड इन ह्यूमन फीमेल। दिस इज फॉर 1.5 मार्क्स। ठीक है, दिस इज फॉर 0.5 मार्क्स। ठीक है, and explain the events both hormonal and structural that occurs at the time of ovulation till the onset of next menstrual cycle. This is for 2.5 marks. सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं। So here is the diagram of ovary of human female। ठीक है, this is the diagram, आप यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। Here is the ovum, is the primary follicle, these are the blood vessels, and here is a tertiary follicle which is also showing antrum layer। ठीक है, ये डायग्राम बनाना था आपने, इसके मार्क्स थे आपके कितने, 2 मार्क्स। ठीक है, अब प्राइमरी फॉलिकल्स किस
स्टेज पे फॉर्म होते हैं, दे आर फॉर्म्ड एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, दे आर फॉर्म्ड एट एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन फीमेल्स। इसके बाद में आपको बताना है कि कौन से हार्मोनल और स्ट्रक्चरल इवेंट्स ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर करते हैं टिल द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। सो क्या क्या इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं, फर्स्ट इज बोथ एलएच एंड एफएसएच, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दे अटेन अ पीक लेवल इन मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, दे आर एट द पीक लेवल, ठीक है, दे आर एट द पीक लेवल, ठीक है। एलएच सर्ज भी बोला जाता है, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, देर इज अ रैपिड सीक्रेशन ऑफ एलएच लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, जो एलएच होता है, ठीक है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसका रैपिड सीक्रेशन होता है एंड उसको एलएच सर्ज भी बोला जाता है। अभी एलएच सर्ज क्या करता है, इट इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा वहां पर, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर वहां पर इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, ठीक है। एंड वहां पर ओव्यूलेशन इज कॉज्ड, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज जो होता है ना, इट इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज, ठीक है। ओव्यूलेटरी फेज के बाद आता है ल्यूटियल फेज, ठीक है। ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग विच रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्राफियल फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो ग्राफियन फॉलिकल के, दे ट्रांसफॉर्म एज कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, दे ट्रांसफॉर्म एज कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन which is needed for maintaining endometrium, ठीक है। अब इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, इट डिजेनरेट्स एंड उसकी वजह से एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है विच लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। क्या हो जाता है बेसिकली, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, इट डिजेनरेट्स एंड वहां पर एंडोमेट्रियल लेयर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है एंड इट लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। सो इसी के साथ हमने बायोलॉजी बोर्ड बस्टर सीरीज के अंदर सेकंड क्वेश्चन पेपर 2024 का पेपर बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑफ 2023, 2023 का सीबीएसई बायोलॉजी का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत डिटेल में हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम लोग सेक्शन लेके आएंगे, फिर उनको डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छी लग रहा है, आई एम टेलिंग यू, अगर आप इन वीडियोस को डेडिकेटेडली फॉलो कर लेते हैं ना, अगर आप इसको नॉर्मल पे भी नहीं देखते हैं, 1.5x या 2x पे भी देख सकते हैं, एंड आप जितना ज्यादा इनको रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट करता है, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, ठीक है। सेम नहीं आएंगे तो सिमिलर आ जाएंगे। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको ईजी रहेगा, ठीक है। चलो, आई नो अभी हमने मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था, उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आपको, उसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We will meet you with another interesting video. Till then, keep learning.